जिस प्रकार से राजनीतिक कार्यप्रणाली का जो बदलाव है, विकास का, आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब मैं सांसद बना था 2014 में, तो मुझे पहले ही दिन रेल के 11 ज्ञापन मिले। एक अजीब सी धारणा हमारी रेल के बारे में बन गई थी और प्राय जनप्रतिनिधि इस बात की कोशिश करता था कि वो कितने रेलों को अपने स्टेशन पर रोका। ये उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहिए, राजनीतिक प्रतिष्ठा कहिए, ये पैमाना राजनीति का बन गया और उस दबाव में कोई जनप्रतिनिधि मारा नहीं बना। वो उस दबाव के सामने झुकता रहा और स्थिति इतनी पहुंच गई कि हमारे पास में रेल के जितने भी खंड है, रेलवे लाइन तो बढ़ी नहीं, लंबाई बढ़ गई, वो भी खुला, आपको और बढ़ गई। लेकिन उससे पहले कभी रेलवे लाइन बनाने के लिए जितना हमें उपयोग करना होता था, उसका एक अनुभव मेरे पास अपग्रेड करने के लिए मुझे धरने जैसी धमकी देनी पड़ी थी मेरी सरकार। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी राजनीति आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी नहीं है। इस तीसरी लाइन को आप किस दृष्टि से देखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खासकर बच्चों से जरूर कहूंगा कि बेटा, तुमको जिंदगी में आजादी के जब 100 वर्ष होंगे तब आप लोग ही इस देश के कर्णधार होंगे। क्या भूमिका होगी ये तो आप तय करेंगे, ईश्वर तय करेंगे। लेकिन 25 साल बाद अगर जनसंख्या का यही घनत्व रहा तो हमारे पास में संसाधन कितने पड़ेंगे, कम पड़ेंगे, इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी। ये बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि तीसरी लाइन बने बगैर आप किसी गाड़ी का नया ठहराव नहीं कर सकते। बात आप ना कर सकते। दुनिया में जितने भी पैमाने हैं रेल सुरक्षा के, उसमें 24 घंटे में 8 घंटे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए आरक्षित है। लेकिन भारत ऐसा देश है, हमारी जनसंख्या का दबाव, हमारे रेल की जो लंबाई है वो दुनिया के श्रेष्ठ नंबर 1 पर है और उसका मेंटेनेंस करने के लिए हमें ज्यादा समय चाहिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पास बहुत मुश्किल इतने ठहराव रोकने के बाद कोरोना वरदान बना इस मामले में। और कोरोना के कारण हमने जो मेंटेनेंस किया है, जो अपने आप ऑपरेशन किया, और उसके बाद जो ग्राफ ट्रैक वो भी 3 घंटे है। हमारा ट्रैक तो 3 घंटे खाली होता है, जिसमें रेलवे का कर्मचारी और अधिकारी अपनी पूरी सामर्थ्य की सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। अन्यथा देश के हाथ से होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि हम रेल को किस जरिए से देखना चाहते हैं। मेरे घर के सामने रेल होता है, ये राजनीति पहले होती थी जब कहते थे कि हैंडपंप कहाँ खुलेगा, तो नेताजी के घर के सामने खुलेगा तो ताकत रखेगी। ये आधार नहीं हो सकता, हमारा ये नजरिया नहीं होना चाहिए। हमारे पास में इतना बड़ा भूखंड है, ये रेलवे का भूखंड है, कमर्शियल। आपके पास 100 एकड़ जमीन है जो बाजू में पड़ी हुई है। इसके विस्तार के बारे में हमें कभी सोचना चाहिए। धन से उठता है और अगर योजना बनानी है तो आने वाले 25 साल 30 साल के बाद लोगों का क्या चित्र होगा, ये जरूरी है। इस पर मंथन करना जरूरी है। हमारा बर्ताव होता है, वो बर्ताव जानकारी के उपलब्ध होता है। अगर आपकी जानकारी में कोई गलती किसी से हुई है तो समझ में आता है, मतलब उसको सुनने की बात। लेकिन जो व्यक्ति इस बात पे जवाब दे नहीं, हम उससे जवाब मांगते हैं और उसके बदले उसको जो पुरस्कार देते हैं अपनी बातों में और खराब शब्दों में, मुझे नहीं लगता कि अच्छा। आखिर ये देश के लिए जो व्यवस्था जो चल रही है वो देश के लिए। और मैं तो कभी ऐसी बातों के दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं है कि हम भी अपनी मनमर्जी से करते रहे। हमें जन समस्याओं का ध्यान रखना, हमें अपनी मांगों को उसी धरातल पर पूरे करने का अधिकार थे और वो अवसर भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं गड़बड़ है। और इसलिए जब कभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती तो किसी मंत्री का क्या विभाग ये महत्वपूर्ण बात नहीं होती। उसमें आकर हम आपको उठाया जाता है, उठाया जाता है कि इसको बताइए कि इस मंत्रालय में क्या हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं से धन्यवाद देता हूँ। मैं सूची देख रहा हूँ कि जबलपुर मंडल में 11 स्पेशल ऑपरेशन है। उसमें कटनी जंक्शन के बाद में दूसरी जो राशि है वो दमोह को दी गई है। प्रधानमंत्री का
परीक्षित जी से कि भाई हमारे यहाँ बादलपुर की स्टेशन है, तो धार्मिक स्टेशन है, छोटी है लेकिन लाखों लोग वहाँ पर आते हैं, इसको भी कोई विचार करना चाहिए। पर लेकिन मैं डिमांड के नाते नहीं कह रहा हूँ कि साहब प्रहलाद पटेल ने कह दिया तो बिल्कुल अभी वैसा हो जाए, लेकिन जो दूसरी शौगात है जो आज मैं दो भूमि में लड़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि शहर का व्यक्ति और खासकर पथरिया के लोग, और सिर्फ मैं कहता हूँ जो ओवर ब्रिज एक जिसको आपकी लोकल की भाषा में मलैया भाटे बोलते हैं, उसका ओवर ब्रिज का भूमि पूजन है। और ये भागलपुर का है, जिसको मैं मानता था कि वो यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, भागलपुर मंदिर वाली क्लासिक में हिंदोरिया क्लासिक को बनना चाहिए, क्योंकि आगे जो मैं सोचता हूँ और शायद वो जगह भी सोचता है कि यहाँ पर उस रोड को बढ़ाकर वहाँ पे कर देंगे और ओवर ब्रिज वहाँ पर बनेगा, तो जो भी वहाँ पर आएगा जागेश्वरनाथ के दर्शन करेगा, उसको सुविधा भी होगी। हमारे पास तो दो मार्ग होंगे, तो हमें आगे तक सोचना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि जिसके खेत से जाएगा रोड, जिसके खेत से जिसको फायदा होगा उसको नुकसान होगा, ये आधार नहीं होता। अगर हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण दुराग्रही नहीं होना चाहिए और पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। एक बात हमारे ध्यान में जरूर होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे बगैर अगर आप लोग काम करेंगे तो ऐसी स्थायी गति होगी जिसका परिवार से नहीं हो सकता। और इसलिए मैं उदाहरण कर दूं, यदि मान लो कोई बांध बनाए उनको बड़ा हो सकता है, जिससे ज्यादा लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन हम छोटा बनाकर छोड़ दें, कोई सरकार उसे छोड़ नहीं सकती, उसे डुबा नहीं सकती और बिना किसी तरीके से उसको बढ़ा नहीं सकती। ठीक वैसे ये रेलवे का काम व्यापारियों की अपील जरूर है, उन्होंने समस्या नहीं होता, कई बार हमें सबको चैन भी ठीक करना चाहिए, हर चीज समस्या नहीं होती, जरूरत हो सकती है लेकिन जरूरत समस्या नहीं होती। और मुझे लगता है कि मेरे मन में अगर कोई जरूरत लगती है तो वही अच्छी है, हो सकता है कि आपसे ज्यादा जरूरत किसी और वर्ग को, और इसे सामूहिक तौर पर हमें कुछ काम करना चाहिए। जैसे दिव्यांगों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था तो किसी ने सोचा नहीं था, हम एक एक तरह के लिए करते थे, जो टुकड़ों में बात करते थे, किसान दिव्यांग कहाँ से करेगा, कैसे वहां पर जाएगा। अब तो देश का विधान बन गया है, आप जितना ही बड़ा भवन बनाए, निजी बनाए या सरकारी बनाए, जहाँ पर जनता का आना जाना होगा, आपको दिव्यांगों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है, आवश्यक है कि आप लोग की व्यवस्था हमारे ही समाज के कमी है और उस कमी के कारण को कष्ट हो, इसे समग्र रूप से देखना होगा, लेकिन कहीं ना हो ये नजरिए बनाने में क्या तकलीफ है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जैसे स्प्रेड प्रॉपर का भी उपयोग नहीं होता, इंट्रेंस से करते ही होता है, आपको डेवलपमेंट होगा तो चले जाएंगे, लेकिन अगर वहां से होगा तो शायद उससे सेकंड डेवलपमेंट होगा। हम उस 100 एकड़ जमीन पर पहले जब क्यूसी थे तब उनका मानना था कि कोई कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसे निर्णय करने के पहले हमारे जनप्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से बैठना चाहिए। समाज के वो लोग 100 एकड़ जमीन मामूली नहीं होती है, बहुत बड़ी शहर के बीच में, और इसलिए मुझे लगता है कि पथरिया से आने वाले लोगों को अगर घूम कर इधर से आना पड़े, एक सामान्यता असुविधा है। जो हमारा ओवर ब्रिज है वो तकनीकी रूप से ठीक नहीं, शायद ये करने के बाद पथरिया के लोगों को ज्यादा सुविधा होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे निर्णय करने के पीछे अगर कोई मंशा होती है तो हम क्या बेहतर तरीके से इस कदम को और कितने बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, यदि हम सहयोग करेंगे। ये बात आप मान कर चलिए कि सरकार के पास तो पैसे की कमी नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उससे आपको रेल विभाग के बारे में पता चल जाएगा। अभी खुद मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा के 40 परियोजनाएं चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। इनको छोड़कर जो स्टेशन है ये तो शुरू होगी, चाहे वो लाइन का शहरीकरण हो, चाहे वो नई रेलवे लाइन हो। हमें वैक्यूम पुलिस करनी है, सारा समाज पूरा। अगर आप हिंदुस्तान का मानचित्र उठाकर देखेंगे रेल का, तो ये इतना हिस्सा है जो बड़ा खाली है। और एक समय जब मैं शिवनी का सांसद होता था तब मैं कहता था कि भाई साउथ और नॉर्थ की अगर दूरी कम करनी है तो उस वैक्यूम को भर देना चाहिए।
और वो मैंने जब हमारा घोषणा पत्र बना था, 10वीं पत्र बना था, तो डॉक्टर जोशी उसमें वो थे, उन्होंने कहा था कि आपको उसमें डालना चाहिए। जैसे अगर काली भारतीय ने नॉर्थ साइड रोड का कॉरिडोर बनाया है, ऐसा रेल का कॉरिडोर तो नहीं बन सकता। और उसमें लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई, 125 किलोमीटर की लंबाई नॉर्थ और साउथ की कम होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है जिनको हम डिमांड के रूप में करें। कोई हमको भी ज्ञापन देते हैं लोगों को लगता है कि सागर से रैली रैली होते हुए कहीं से नहीं जाएगा और वहां पर रेलवे लाइन बनेगी। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय के लिए ये जो दृष्टिकोण है, ये हमारे सोचने और समझने का तरीका निश्चित रूप से लाभदायक होगा। रेल को हम भारतीय रेल की तरह देखते हैं, इसको घर के हिसाब से न देखें कि मेरी मर्जी से भी कहीं खड़ी हो जाएगी। जो लोग लंबी सफर करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम इतने घंटे को वहां पर पहुंच जाएंगे, वो लोग क्या अपेक्षा करते हैं? आज सड़कें बनी है अच्छी, तो उसका लाभ तो मिल रहे हैं, लेकिन साथ में उसकी कुछ चेतावनियां भी हैं, जो सुरक्षात्मक चेतावनियां, जिसके कारण से दुर्घटनाएं होती। और इससे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैं कभी अपने कामों की सफलता के बारे में तो ये नहीं कहता कि मैंने ये कराया, मैं नहीं पढ़ता। विवेक सिंह जी ने कहा कि सांसद जी ने ऐसा किया। मैं इतना जानता हूँ कि प्रधानमंत्री की नजर से या उनके नीचे मात्र काम करने वाले मंत्रियों की नजर से अगर कोई समस्या छूट जाएगी, वो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी कि कोई और कहे इससे पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। और इसलिए जब मैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर एक एक्सीडेंट जो हमारे स्थान पे महाराजपुर और जापान ऐसे तो मैंने एक बार दिल्ली में कर दिया कि पता नहीं डिजाइन में कैसे गड़बड़ हुई कि कम से कम दोनों तरफ 7-7 हजार की आबादी है, उसका ओवरब्रिज नहीं है, अंडरब्रिज पास नहीं है, लोग दुर्घटना में लोग मर रहे हैं। तो मैंने तो अपने 5 दिए जो मेरी लोकसभा में थे, एक सूची दिया था जो हमारी लोकसभा में नहीं है, लेकिन ये नहीं होता कि मेरी बाउंड्री के बारे में उसके बारे में ना सोचो, ये दृष्टिकोण होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ नितिन गडकरी जी को। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रहलाद जी ने कहा है, एक मैंने कहा कि कोई खांसी से मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी जब्त की थी, तो मैं देख सकता हूँ। तो मैंने कहा उस रोड पर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने सर्वे कराया तो पूरे रोड का कराया और बाद में पता चला कि 21 ब्रिज एक साथ करेंगे, किसी को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं। तो मुझे लगा कि गलतियां अगर कहीं कोई रहेंगे तो तकनीकी कमी के कारण अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई प्लानिंग में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा, उसे सुधारना भी चाहिए और अगली बार ऐसी गलती की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का है। आपको आश्चर्य होगा कि आज 500 से ज्यादा स्टेशनों का भूमि पूजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं वर्चुअल, लेकिन ये संख्या 1300 है। दूसरे चरण में कौन होना है? हम पहले चरण में है, हम भाग्यशाली है, लेकिन दूसरे चरण के लिए स्टेज में बाकी है। एक ही मकसद है कि पैसा है तो उसका उपयोग करना। चाणक्य कहते थे अपनी अर्थनीति में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उन्होंने कहा था कि जो पूंजी है, जो धन है, जो अर्थ, वो बिना उपयोग के समाप्त हो जाए तो ये अपराध है स्वदेश और समाज के लिए। आज भारत सरकार के पास पैसा है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो मैं दावे से कह रहा हूँ जितना पैसा हमारे पास है राज्यों में वो खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भारत सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं, भारत सरकार के जो भी मंत्रालय है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, उनके काम करने का एक अलग तरीका आपको दिखता है। जब मैं जल जीवन मिशन की दृष्टि से देखता हूँ तो राण अवसर मेरा ज्यादा अच्छा होगा। पिछले साल मेरे पास 70,000 करोड़ से सिर्फ जल जीवन मिशन है, पूरे जल शक्ति मंत्रालय में नहीं, वो 3 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन सिर्फ जल जीवन मिशन के लिए 1 साल का जो बजट था वो 70,000 करोड़ और राज्य 22,500 रुपए से ज्यादा दे नहीं सके थे पहले 7 महीने। तो हम लोगों ने रिपोर्ट किया, वो बाकायदा पोर्टल पर होता है। तो जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे, तो तत्काल दिया बदला उन 3 महीनों में कि राज्यों से कह दो कि उन्होंने 400 करोड़ रुपए साल में खर्च किए हैं तो 1200 करोड़ रुपए ड्रा कर सकते हो, लेकिन वो पैसा ड्रा करे और अपना पैसा लगाए ताकि काम की गति बढ़े। हमें 3 गुना काम करना पड़ेगा, तब जाकर बाद उसके वो 42-43,000 करोड़ रुपए पर वो उसका ड्रा हुआ। लेकिन बजट के पहले प्रधानमंत्री उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा था कि जल जीवन मिशन का पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट नहीं होगा।
और इस साल फिर 70,000 करोड़ मिले। 1,00,000 करोड़ रुपया है, राज्यों को पूरी छूटेगी, जितना वो उपयोग कर सकते हैं वो करें। वो स्थिति रेलवे में भी एक समय वो था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, तब उन्होंने रेलवे को पहली बार पैसा दिया। पहले हर समय रेलवे से पैसा लेते थे। रेलवे का और बजट और आम बजट को इकट्ठा करने के पीछे जो मकसद है, हमेशा रेल बजट से जो पैसा आता था उसको दिया जाता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि उस समय 30,000 करोड़ पुराने पुल जो 100 साल से पुराने हैं उनको रिनोवेट करने के लिए पैसा दिया गया था। पहली बार रेलवे को उल्टा पैसा दिया गया। लेकिन ये पहला अवसर है मोदी जी के नेतृत्व में कि किसी भी प्रकार की योजना बनेगी तो पूरे देश को ध्यान में रखकर बनेगी। एक मुश्त पैसा उनको मिलेगा। हमारी प्राथमिकताएं है कि हम रेलवे का पहलीकरण करें, जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है वहाँ पर पहुँचाएं, फिर उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करें, कोशिश करें कि जो फास्ट ट्रेनें हैं उनको न रोका जाए, जो गुड्स ट्रेनें हैं उनको न रोका जाए। ये चीजें हैं और इसलिए मुझे लगता है कि ये माइंडसेट बनाने की जरूरत है कि हम तो छोटी मोटी बातों में नई वृद्धि सुधार के तौर पर आप सीधे पीएम को दे सकते हैं, आप रेल मंत्री को दे सकते हैं, आप रेल मंत्री को भी SMS करके देखना, व्हाट्सएप करके देखना कि जगह सुधार है, आपको रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता आपको नजर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यदि काली शैली बदली है तो हमारी सोच और हमारे काम करने का तरीका भी बदलना चाहिए। और यहाँ पर जो लोग आए हैं वो प्राय व्यापारी होंगे, प्रबुद्धजन होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी बच्चे बच्चे करके ये महत्व के लोग हैं। अगर वो तय करेंगे कि इन पॉलिसीज के बारे में भी हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, तो उसके बाद अगर कोई विचार मेरे मन में आता है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि तो नया विचार नहीं आ सकता। हो सकता है कि जो चीजें हम लोग को ना दिखती हो तो हमारे आने वाले बच्चों को दिखती हो। आज उनके पास में तकनीक है, उनके पास में जानकारी है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस अवसर पर मैं सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि एक स्टेशन का बड़ा सुंदर स्वरूप हो जाएगा इसके लिए पर मैं इस अवसर का लाभ नहीं ले रहा, बल्कि मैं इस बात के लिए इसका लाभ ले रहा हूँ कि रेलवे के बारे में हम सबको अपनी धारणा बदलनी चाहिए। कार्य प्रणाली के बारे में, कार्य प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के बारे में, हमारी सुविधाएं और असुविधाएं इनके बारे में, ये तीनों चीजें अलग अलग है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की बजाय एक साथ मिलकर काम करें। आज देश के प्रधानमंत्री के जो उद्बोधन होगा, मैं दावे से कहता हूँ कहीं ना कहीं तो हमारी किसी भी नई दिशा को इंगित करेंगे और वो अपेक्षा करेंगे कि हम उसमें जलालबाद करते हुए आगे बढ़े और भारत माता को यशस्वी बनाए। हमारा रेल नेटवर्क अभिनंदन का पात्र है। हम भले हम किसी से नाराज हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ी लंबाई का नेटवर्क है जो भारत के पास में है। हम उतने कम संसाधनों में भी कितनी कुशलता से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम तालियां बजाकर रेल मंत्रालय के उन तमाम अधिकारियों का हम तो देखते होंगे कि हम गाँव में रहते हैं, बरसात में एक आदमी ओवरकोट पहने हाथ में वो अपना कपड़ा लेके ठोकते ठोकते चला जाता है। किसके लिए? कितना पैसा मिलता होगा? तो रोज कभी उस बस्ते को उठा के देखना, और कोई जानता भी होगा, किसी ने उठाया भी होगा, उसके वजन तो देखो वजन कितना है। तो वजन को घटाने की तरफ भी सरकार काम कर रही है, लेकिन आप कल्पना करो वो किसके लिए कर रहा है। और उसके बाद पानी गिरे या टूटी गिरे उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ट्रेन जाएगी तो उसको बाजू में होना पड़ेगा। जो काम वो 1 घंटे में कर सकता है, अगर ट्रैक खाली मिलेगा तो साथ ट्रैक खाली नहीं मिलेगा तो वो काम उसे 3 घंटे भी कर सकते, 4 घंटे भी कर सकते। तो आदमी तो वही है, उसी का हिस्सा है, कोई छोटा कर्मचारी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, वो सुरक्षा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम देखते हैं कहीं पर ये रेलवे स्टेशन पर, रेलवे लाइन पर कोई असुविधा को खतरा हमें देखता है कि नाते के नाते जागरूक नागरिक के नाते तो सुरक्षा की चिंता हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबके लिए उल्टे नजरअंदाज करने के बजाय सूचना के तौर पर करें, शिकायत के तौर पर ना करें तो बेहतर होगा। अगर कहीं पर कोई शौचालय करता है तो हमें सूचना देनी चाहिए। बजाय से ही हम कहते हैं कि अभी तो वीडियो बनाकर हम देते हैं तो उसमें इमीडिएट कार्रवाई होती है। मैं एक दिन जा रहा था तो हम लोग चूंकि रेलवे थे, मतलब सर्वे में सफर कर रहे थे, अब वो दुर्भाग्य से पता नहीं कैसे था वो रेलवे को गड़बड़ होगी, हमारी प्रतिनिधि स्वच्छता का ज्यादा वो है, हमने तो रोका भी
जब फोन लगा के किसी को बोल दो कि आप लोग बोल दो वो वहाँ पर भेज देगा। उन्हें सिंपली वीडियो बनाया और डाल दिया। उन्हें ये नहीं कहा कि वो मेरी पत्नी है मैं बाकी, वो सीधे मिनिस्टर को सोचा और जब मैं जबलपुर में उतरा तब तक वो अखबार हो गया। पर मैंने तो रोका कि मतलब तुम्हें मैं सूचना देने के लिए नहीं, शिकायत के लिए नहीं कर रही। और जबकि उसका नाम उनका था, नाम मेरा नहीं था। कि मुझे लगता है इससे मैं एक तरफ तो ये देखता हूँ कि हम हर चीज को शिकायत के तौर पर बना ले। उस दिन घटना से मैंने ये अनुभव किया। मैं जब वहाँ पहुंचा तो मैंने मैंने कहा ना ठीक है आपने देख लिया, आपके घर में आप उसको ठीक करेंगे। तो अगर हर चीज शिकायत के रूप में ले, ये बात मुझे घटना से समझ में आती है। दूसरी बात आती है कि हम चीजों को कैसे करें। हम इस बात पर भी बहुत मानते हुए एक वीडियो गया तो 4 घंटे के भीतर वो कार्रवाई हुई। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमको संदेश देती हैं और हमको काम करने में सहायक बनने का अवसर भी देती है।